तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स। पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, बहुत सरल। आप जब एक 1 डायमेंशन में कर चुके हैं तो 3 डायमेंशनल बॉक्स में बहुत ही इट्स वेरी इजी। और हम ये मानते हैं कि जो मेटल में एक तो कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कुछ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं मेटल में, तो हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए यदि 3 डायमेंशनल मोशन है इलेक्ट्रॉन का, और बिल्कुल सेम यही कंडीशन रखेंगे जैसे हमने पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स रखी थी कि यदि पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स है तो वहाँ हम उनकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट मानेंगे, दैट इज 0। और यदि मेटल के बाहर चला गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है। और हम जो है इस तरीके से मान लीजिए कोई हमारा पार्टिकल है, इसमें कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लें, या और हमारा जो है ये बन गया ये, तो मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है और ये उसका ओरिजिन है मान लीजिए, और ये हमारी एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये हम कौन सी एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारी मान लीजिए जेड एक्सिस है, करेक्ट। और ये हमारा ओरिजिन है यहाँ पर। तो यदि हम ये मानते हैं कि हमारा पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स है, तो उसकी एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है वो 0 से L1 है, मान लीजिए इसके बीच में रिजाइड कर रहा है, और वाई एक्सिस में वो 0 से L2 के बीच में रिजाइड कर रहा है, और मान लीजिए ये जो हाइट है इसकी बॉक्स की वो L3 है। तो जब हम पोजीशन एनर्जी की बात करें, या पोटेंशियल एनर्जी की यदि हम बात करें उसके लिए, पार्टिकल के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए, हमारे जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल हैं उनकी जब बात करें, तो यदि हमारा मॉलिक्यूल, अब देखिए ऐसा होता है कि इसमें मॉलिक्यूल या पार्टिकल को किस किस के बीच में रहना है, 0 to L1, 0 to L2 और 0 to L3। इसका मतलब हमारी, यदि हम ये माने कि V1 पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी X में है वो हमारी किस किस के उसमें रहनी चाहिए, यदि X जो है हमारा 0 to L1 के बीच में है, और यदि V2 हम मान लें जो कि हमारा Y का है, वो हमारा यदि 0 to L2 के बीच में है, और यदि V3 हमारा जो कि Z एक्सिस के अलोंग है पोटेंशियल, वो हमारा किस किस के बीच में है, 0 to L3 के बीच में है। यदि हमारा पार्टिकल ये कंडीशन फुलफिल करता है तो हम इनसाइड द बॉक्स हमारी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, एंड देन कांस्टेंट इज 0। और यदि हमारा पार्टिकल एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो हमारा पार्टिकल जो है आउटसाइड द बॉक्स है। यदि एक्स मान लो डायरेक्शन में आउटसाइड बॉक्स है, या वाई में या जेड में, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट मानी जाएगी। तो ये हमने कंडीशन मान ली हमारी पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमारा किसका मेनली है, जो कि वी एक्स वाई जेड का यदि मान लें तो हम कैसे मान सकते हैं कि V1 केवल x डायरेक्शन में, V2 केवल y डायरेक्शन में, और V3 जो है हमारी z डायरेक्शन में। हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेचुरली देखिए, तो ये है, अब हम डिस्कस करेंगे, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे।
तो मान लीजिए हमारी जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन तो क्या है, आई एच क्रॉस डेल शाई डेल टी इज इक्वल टू एच शाई, दिस इज सॉरी ई शाई, दिस इज आवर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है हमारी। अब देखिए मान लीजिए हम टाइम डिपेंडेंट है तो हमने क्या करा था कि हमने जो टोटल वेव फंक्शन को हमने ब्रेक कर लिया था, एक शाई में जो केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट का था और एक हमारा जो था फाई था जो केवल हमारा टाइम डिपेंडेंट था। तो हम यदि इस केवल हम ये मान लें हमारा, तो हमारा वेव फंक्शन टोटल वेव फंक्शन हमारा क्या निकल आएगा, शाई एक्स वाई जेड, और इसके लिए क्या निकला था माइनस आई ई और टी अपॉन एच क्रॉस, ये निकल रहा था। तो मान लो हमारा वेव फंक्शन यदि हमने ये आइगन फंक्शन कैलकुलेट कर लिया और फिर हमने ये इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो हम टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमें इसके लिए बॉदर होना नहीं है, क्योंकि हम केवल जो है अपने हम केवल ये जो है टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन को हम निकाल सकते हैं, किससे, हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, एच शाई इज इक्वल टू ई शाई। तो यहाँ पर शाई जो है हमारा किस किस का है, तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई एंड जेड। इस तरीके से हमारा इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हम यदि सॉल्व कर लेते हैं तो हम पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स के लिए हम वेव फंक्शन और एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेचुरली हमारा जो वेव फंक्शन है 3 कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड कर रहा है, तो हम जो है वेव फंक्शन को मान सकते हैं, ये शाई जो है तीन वेव फंक्शन, ऐसे 3 वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट मान सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। एक्स वेव फंक्शन केवल एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, वाई वेव फंक्शन केवल वाई कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, और जेड जो है हमारा वेव फंक्शन केवल जेड कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। तो एक्स डिपेंड कर रहा है एक्स पे, वाई केवल स्मॉल वाई पे डिपेंड कर रहा है, और जेड केवल स्मॉल जेड पे डिपेंड। तो इस तरीके से हमने अपने वेव फंक्शन को 3 वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट मान लिया, ऐसे अलग अलग वेव फंक्शंस का जो कि एक अलग अलग कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करते हैं। तो अब हम जो है इस इक्वेशन में हम रख देंगे ये वाला शाई की वैल्यू जो है हम रख सकते हैं। तो हमारा देखिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर डेफिनेटली अब क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m। अब हमारा यहाँ डेल लगेगा क्योंकि हमारा 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमारा क्या होगा, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और ये हो गया, और ये प्लस ये है हमारा प्लस वी एक्स वाई जेड, और ये हो गया हमारा शाई। अब शाई जो है हमारा ब्रेक हो चुका है किस किस में, एक्स का, वाई का, और जेड का। दिस इज इक्वल टू ई शाई, अगेन हमारा किस में हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड। एक्स इज एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एंड जेड इज स्मॉल जेड का। तो हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई वो इस फॉर्म में आ गई, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारी ये जो इक्वेशन है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो डेल एक्स स्क्वायर है वो केवल हमारे एक्स फंक्शन के लिए काम आएगा, जो कि स्मॉल एक्स का वेरिएबल है। डेल 2 वाई केवल वाई पे काम करेगा, और डेल 2 जेड केवल जेड पे काम करेगा। तो हम इसको इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं,
हमारे पास जो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी हमारी जो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। डेल टू जो x है वो केवल किस पे काम करेगा, डेल x स्क्वायर पे काम करेगा हमारा, और हमारे कौन कौन से जो है y और z जो है हमारे इस पे काम नहीं करेगा, ये कांस्टेंट बाहर निकाल लिए। इसी तरीके से हमारा v लेंगे तो v1 जो कि x का है तो वो केवल हमारा x से ही करेगा, और यहाँ पर भी हम क्या y z जो है बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी इक्वेशन इस तरीके से वो हो जाएगी। इसी तरीके से हम यदि दूसरी इक्वेशन लें तो y लें माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू y अपॉन डेल y स्क्वायर, ये केवल y पर ही वो करेगा, जो कि जो y है वो स्मॉल y का जो फंक्शन है उस पर वो करेगा। तो हमारे बाद बाहर क्या निकल आएगा, x और z, ये कांस्टेंट बाहर निकल आएंगे, और ये जो है हमारे पास निकल आएगा। तो और इसी तरीके से हम v के लिए क्या लिख सकते हैं, x z, और ये v2 y, और हमारा ये y। इसी तरीके से जो हमारा z है, जो डेल टू डेल z है वो केवल z पे ही एक्ट करेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज एक्स वाई माइनस ये मल्टीप्लिकेशन में एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये छोटा ये बड़ा, प्लस ये छोटा ही बना डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हमारा एक्स वाई, और ये है क्या हो जाएगा v3z और yz। ये हमारे तीन जो एक जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तीन में हमने इसको डिवाइड कर लिया, तीन फंक्शंस में सेपरेट कर लिया, और ये सब नेचुरली किसके बराबर हैं, ये तीनों इक्वल टू हैं ई एक्स वाई जेड, एक्स एक्स का फंक्शन, वाई वाई का फंक्शन, और जेड जो है स्मॉल जेड का फंक्शन है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई जेड माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड v1 x, और ये हमारा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड, और ये हो गया एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड v2 वाई, और वाई यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस एक्स, ये एक्स वाई एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एच स्क्वायर 2m डेल टू
डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई वी थ्री जेड वाई जेड, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम यदि इनको सेपरेट करने के लिए जो कि हम करते हैं, यदि हम इस पूरी इक्वेशन को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दें, यदि हम इस इक्वेशन को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दें तो हमारी इस क्या होगी, ये पूरी एक्स में आ जाएगी, वो पूरी वाई में आ जाएगी, वो पूरी जेड में आ जाएगी। ये ट्रिक्स हम करनी पड़ती हैं। तो हम इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन 1x इंटू d2x अपॉन, ये कैपिटल एक्स है फंक्शन, डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमको यहाँ ये कट जाएंगे ये सब, क्योंकि यहाँ हमारे पास डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए हम ये सब कट जाएगा। एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा केवल v1x। अब इसी तरीके से हम ये करें, ये वाली इक्वेशन ले लें तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और यहाँ हमें मिलेगा 1 अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसी तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, v2y और माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन जेड डेल। हम इसको टोटल डिफरेंशिएशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो आप इसको, अब d2 को भी एक ही हमारे पास वेरिएबल रह गया है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आपके ऊपर है। d2 जेड अपॉन d2 जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस v3 और ये स्मॉल जेड, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और देखिए हमारे पास ये तीनों किसके बराबर हैं, ये तीनों हमारे पास किसके बराबर हैं, ई के, क्योंकि अब एक्स वाई जेड जो उधर था वो हमारा कैंसिल हो चुका है। ये तीनों किसके बराबर थे, ई एक्स वाई जेड, और हमने जब इक्वेशन डिवाइड करा तो ये एक्स वाई जेड जो है हमारे कैंसिल हो गए, तो ये हमारा ये आ गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस दिस माइनस ऐसे करके ई में। तो यदि हम इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाएं तो क्या होगा, इन दोनों टर्म्स को यदि हम इधर ले जाते हैं तो हमारा क्या है कि ये जो है टर्म, ये तो खाली ये एक्स के डिपेंडेंट है और ये वाई और जेड के डिपेंडेंट है हमारा। तो क्या होगा कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। यदि इन दोनों टर्म्स को हम उधर ले जाएं तो ये मान लीजिए हम इसको कर देते हैं E1 के बराबर, तो ये हमारी जो ये दोनों टर्म्स भी होंगी वो ऐसे कांस्टेंट के बराबर होंगी, E1 के बराबर होना चाहिए उसको। अब मान लो लेकिन हम इसी तरीके से हम कहेंगे हम तो इस टर्म को इन दोनों के बराबर नहीं कर रहे, हम तो इन दोनों को करेंगे मान लीजिए, तो इसको हम रखेंगे और इन दोनों को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो नेचुरली हमें इसको भी E2 के बराबर करना पड़ेगा। और मान लीजिए हम कहें कि नहीं हम इस टर्म को रखना चाहते हैं, इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमको इसको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा जो इन दोनों के कांस्टेंट के बराबर होगा। तो मान लीजिए हमने सबको दे दिया, ये E1 कांस्टेंट के बराबर हो गया और ये मान लीजिए हमारा कितना कांस्टेंट के बराबर, E2 के बराबर हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू E3। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई। अब देखिए हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं।
इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम? हमारे पास ये है 1/x, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब हम एक से हम डिस्कस कर लेते हैं, तो वो तीनों पे इन दोनों इक्वेशंस पे भी अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए हम जो है हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को ऑन डिवाइडिंग या ऑन मल्टीप्लाइंग बाई x, what we get minus h square upon 2m into d2x upon dx square plus v1x or x is equal to e1x of x। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस v1x, ये हो गया, और ये x इज इक्वल टू e1x। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और ये जो है किससे रिजेंबल कर रहा है? ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के हैमिल्टोनियन से रिजेंबल कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ वन पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स है, एक्चुअली 3 पार्टिकल्स इन अलग अलग सेपरेटली, एक पार्टिकल x के लिए, एक पार्टिकल y के लिए और एक पार्टिकल z के लिए, ऐसा भी हम मान सकते हैं। फिर तीनों को हम सम अप कर दें तो ये हमारा जो है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स की तरह ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। तो ये इक्वेशन आ गई है, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो हमारे पास है। इसी तरीके से y डायरेक्शन में भी हमारे पास वही सॉल्यूशन होगा, और इसी तरीके से हमारे पास z डायरेक्शन में भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखिए लिख सकते हैं। इसका हमें सॉल्यूशन कब मिलेगा? हमें ये सॉल्यूशन तभी मिलेगा when we get that E1 is equal to n1 square h cross square pi square upon 8m l1 square। इसी तरीके से E2 के लिए हमको मिलेगा n2 square h cross square pi square upon 2 ml2 square and E3 हम लेंगे यदि, तो E3 is equal to n3 square h cross square pi square upon 2ml। तो ये तीनों जो हमारे जो सॉल्यूशन मिल गए वो तभी सॉल्यूशन फुलफिल होंगे जब हमारी ये जो एनर्जी है वो इस तरीके से इसको जो है तब सॉल्यूशन जो है हमारे तभी मिलेंगे यदि हमारी एनर्जी जो है इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए n1 जो है क्वांटम नंबर x डायरेक्शन के लिए, n2 जो है y डायरेक्शन के लिए है, और n3 हमारे पास जो है z डायरेक्शन के लिए जो है एनर्जी मिल गई हमको इस तरीके से x y z में। और यदि हम वेव फंक्शन लेना चाहें तो वेव फंक्शन हमारा कैसा होगा? psi1 हमारे पर नेचुरली किसके बराबर होगा? √2/L1 इंटू साइन बिल्कुल n साइन n1
पाई एक्स साइन N1 पाई एक्स अपॉन L1। साइन 2 बराबर होगा √2 बाई L2। ये हमारे नेचुरली दूसरे उसके लिए दूसरे डायरेक्शन के लिए N2 पाई y अपॉन L2 एंड साइन 3 विल बी हमारा होगा √2 बाई L3 साइन N3 पाई z साइन N3 पाई z अपॉन L3। ये हमारे हर स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी भी निकल आई और हमारे डिफरेंट जो है डायरेक्शन में हमारे जो है एक्स वाई जेड में हमारे जो है वेव फंक्शन या स्टेट निकल आया हमारे पार्टिकल के लिए। तो हमारा जो वेव फंक्शन जो होगा दैट विल बी √8 √2 बाई L1 √2 बाई L1 L2 L3 साइन N1 पाई एक्स अपॉन L1 इंटू साइन N2 पाई एक्स अपॉन L2 इंटू साइन N3 पाई z अपॉन L3। ये हमारा जो है वेव फंक्शन आ गया। तो कंबाइन जो है हमारा दिस इज द वेव फंक्शन इन 3 डायमेंशनल स्पेस में आ गया। तो हमारे जो कि ये जो वेव फंक्शन नेचुरली कितने क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है, N1 पे डिपेंड कर रहा है और N2 पे डिपेंड कर रहा है और N3 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी वो भी E1 जो है N1 पे डिपेंड करेगी, E2 N2 पे और E3 जो है N3 पे डिपेंड करेगी। तो अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि जो हमने बताया था कि जो हमारा E1 कांस्टेंट है वो जो है दूसरी तरफ ले जाने पर जो है दोनों के बराबर होना चाहिए, y और z के बराबर है। और इसी तरीके से यदि हम x इक्वेशन को और y इक्वेशन को उधर ले जाएं तो z इक्वेशन E3 के बराबर बता दिया था मैंने। लेकिन ये है कि ये कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, तब होगा दैट E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। ये जो है हमारा जो कांस्टेंट जो एनर्जी है वो हमारे इस को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए E1 हमारी कितनी आ जाती है, इसी तरीके से यदि हम देखें तो E1 हमारी बराबर होगी N1 पाई स्क्वायर N1 पाई स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m L1 स्क्वायर। E2 बराबर होगा N2 पाई स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर पाई स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m L2 स्क्वायर। और E3 बराबर होगा हमारा N3 स्क्वायर पाई स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m L3 स्क्वायर। ये हमारा जो है तो टोटल एनर्जी यदि हम निकालें तो हमारा देखिए क्या कॉमन निकल आएगा, पाई स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, H क्रॉस स्क्वायर कॉमन निकल आएगा
और हमारा क्या निकल आएगा 2m। तो हमारे पास अंदर क्या मिलेगा n1 स्क्वायर अपॉन l1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन l2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन l3। ये हमारे पास मिलेगा। अगर मान लीजिए हमारा अगर हम ये मान लें कि हमारा जो पार्टिकल है वो क्यूब में घूम रहा है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, L1 और L2 और L3 बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2ml स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हम जो है 2 कर लेंगे 2ml। तो हमारा ये क्या हो जाएगा L1 स्क्वायर, ये भी L1 स्क्वायर हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा था L1 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जो है 2ml1 बाहर भी ले सकते हैं उस केस में। तो देखिए हमारा जो एनर्जी है वो हमको मिल जाएगी इस तरीके से। अब मान लीजिए हम वेव फंक्शन और एनर्जी लोएस्ट स्टेट में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। लोएस्ट स्टेट में यानी हमारे एक्स डायरेक्शन n1 भी बराबर 1 हो, n2 भी हो और n3 भी 1 हो। तो ये हमारे n1 बराबर 1, n2 बराबर 1 और n3 बराबर भी 1 होंगे। तो ये हमको क्या दे देंगे वैल्यू, दैट इज ये हमारा आ जाएगा 3 पाई h स्क्वायर n2m l स्क्वायर बराबर क्या हो गया lx स्क्वायर प्लस ly स्क्वायर प्लस lz स्क्वायर क्यूब में। तो हमने ये कर दिया। तो हमारा ये जो पहली एनर्जी लेवल हमारी किसकी आ गई, दिस इज ये हमारा आ गया पहली जो आई वो हमारी क्या आई 3 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ये आ गया हमारा। दूसरा कहाँ आएगा, तो ये हो गया। इस स्टेट को हम कैसे दिखाएंगे, हमारी ये स्टेट होगी 1 1 1। अगर यदि हम शाई 1 1 लें, ये शाई 1 1 लें, तो उसकी इस शाई 1 1 स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी होगी, एनर्जी जो होगी ये होगी और हमारी एक ही एनर्जी है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कौन सा केस हो गया, दिस इज द नॉन डिजनरेट केस। अब देखिए ये हो गया हमारा 1 1 1। अब मान लीजिए हमारा एक जो क्वांटम नंबर है 2 हो गया और बाकी के हमारे n मान लीजिए n1 बराबर 2 है। तो मान लीजिए कोई भी एक क्वांटम नंबर यदि 2 के है तो हमारी कैसे होगा, मान लीजिए तो कोई भी एक क्वांटम नंबर हमारे 2 के है, तो देखिए हम कैसे भरेंगे 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा n1 स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन l ये l स्क्वायर। तो मान लीजिए कोई भी 2 रख लें, कभी 2 ये हो जाएगा, कभी ये 2 हो जाएगा, कभी ये 2 हो जाएगा। कभी मान लो ये 2 हुआ तो कौन सी स्टेट होगी 2 1 1। n2 यदि 2 हुआ तो कौन सी स्टेट होगी 1 2 1। और यदि n3 2 हुआ तो कौन सी स्टेट होगी हमारी 1 1 2। इस तरीके से हमारी 3 स्टेट हो गई। देखिए एक बार हमने n1 बराबर 2 रखा, हमारा क्वांटम नंबर n1 तो 2 है, बाकी ये दोनों कौन से हैं 1 1 है। या फिर एक स्टेट ऐसी हो सकती है कि n2 हमारा 2 हो, ये 1 1 हो गया। तो हमें 3 स्टेट मिल रही हैं।
दीज आर 3 डिफरेंट स्टेट। लेकिन आप इनकी एनर्जी कैलकुलेट करिए, तीनों में एक बार इसमें 2 भरेंगे, 1 1 इसमें भरेंगे, या फिर एक बार इसमें 1 1 भरेंगे, इसमें 2 भरेंगे, या 2 बार इसमें, एक बार इसमें 1 भरेंगे, एक बार इसमें भरेंगे, 2 बार इसमें भरेंगे। तो तीनों ही केस में हमारे पास क्या आएगा, 2 4 1 + 1, मतलब n1 बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4/L स्क्वायर 1/L स्क्वायर 1/L स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6। सेकेंड हमारा क्या है 6। ये एनर्जी जो है हमारी इधर रख लेते हैं, ये है तो ये हमारी स्टेज कौन सी है, शाई 1 1 के लिए, जो कि हमारी क्या आ गई 3 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ये कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग। अब मान लीजिए हम लें शाई, एक तो हो सकता है 2 1 1 और शाई 1 2 1, या फिर शाई हमारा होता है 1 1 2। ये 3 स्टेट हो सकती है वेव फंक्शन की। क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटम नंबर पे, एनर्जी भी। तो यहाँ के लिए हमारी जो एनर्जी मिलेगी दैट विल बी 6 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। यहाँ तीनों स्टेट के लिए सेम एनर्जी है, तो दिस इज केस ऑफ ट्रिपली डिजेनरेट केस। दिस इज द केस ऑफ आवर ट्रिपली डिजेनरेट। अब मान लीजिए हमारे 2 क्वांटम नंबर 2 हैं और एक जो है हमारा कोई भी एक क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो वही देखिए मान लीजिए ये और ये 2 2 हो गए, या फिर ये 2 हो गए, 2 2 हो गए, या फिर ये 2 2 हो गए। तो सभी के केस में आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 जा 4 4 4 4 + 8 और ये 1 9। तो हमारे में कितनी आएगी कि 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। तो इसमें भी कैसे कह सकते हैं कि शायद हमारा या तो क्या हो, 2 बार 2 रखा है 2 2 2 1 हो, या फिर शायद हमारा क्या हो 2 2 क्या हो 1 2 2 हो, ये भी एक स्टेज है। और या फिर हमारा शाही क्या हो 2 2 1, और हमारा एक स्टेज कौन सी हो सकती है 2 2 1 हो गया, और ये 2 2 1 2 हो सकता है, और एक हमारा हो सकता है 2 और 1 2 2। ये हमारा चाय की 3 स्टेट हो गई, लेकिन एनर्जी जो है हमारी सेम है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रिपली डिजेनरेट केस। चौथे केस में लीजिए, मान लीजिए अब हमारा वेव फंक्शन जो है वो मान लीजिए 2 केस में हो गया हमारा। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है कि n/3 में यदि एक स्टेज लें तो वो उसकी एनर्जी कम आती है, और तीनों क्वांटम नंबर तीनों 2 2 2 ले लें तो उसकी 12 आ जाती है। तो एक स्टेज ले लें यदि हम n1 = 3 मान लीजिए लें, और n2 = 1 लें, और n1 बराबर भी 1 ले लें हैं, तो हमारा इसके लिए क्या आ जाता है
इसके भी 3 केस बनते हैं। शाई 311 बनेगा, शाई 131 बनेगा और शाई जो है 113 बनेगा। तो इसके लिए भी जब हम करेंगे तो देखिए 3 स्क्वायर 9 और 1 हमारा 11 आएगा। तो इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी 11 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। दिस इज 2ml स्क्वायर। दिस इज अगेन ट्रिपली जनरेट केस। स्टेट 3 है लेकिन तीनों की एनर्जी 1। अब मान लीजिए 2 लेते हैं, 2 में आपको क्या मिलेगा, 12 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन, आपको क्या मिलेगी, ये वाली एनर्जी लेवल कितना मिलेगा, 12 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ये मिलेगा। तो यहाँ पर फिर अगेन आपको नॉन डीजनरेट केस मिलेगा। दिस इज नॉन डीजनरेट केस। तो यदि हमारी L1, L2 और L3 का यदि हमारा इंटीग्रल रिलेशन है तो हमको नॉन डीजनरेट केस मिलेगा। और यदि हमारे N1 बराबर N2 बराबर N3 है तो हमको जो है नॉन डीजनरेट केस मिलेगा। यदि हमारा L1, L2 और L3 में यदि हमारे इंटीग्रल रिलेशन है तो हमको कौन सी स्टेज मिलेंगी, डीजनरेट स्टेज मिलेंगी। और यदि हमारे क्वांटम नंबर बराबर हैं तो हमको नॉन डीजनरेट स्टेज मिलेगी। अब देखिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारा एनर्जी के बारे में हो गया। और नेचुरली हमारी एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है, क्योंकि हमारे जो क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड कर रही है। क्वांटम नंबर जो इंटीजर है, n1 बराबर 1, 2, 3 इस तरीके से डिपेंड करता है। n बराबर 0 हो ही नहीं सकता है। तो हमारा n1 बराबर भी कितना होगा, हमारा n1 बराबर भी 1, 2, 3, 4 सो ऑन, n2 बराबर भी 1, 2, 3 सो ऑन और n3 बराबर भी 1, 2, 3 सो ऑन। इस तरीके से 0 हमारी वैल्यू नहीं होगी, ये हम पार्टिकुलर 1 डायमेंशन बॉक्स में बता चुके हैं। अब देखिए, हमारा ये जो वेव फंक्शन है ये हमारा यदि ग्राउंड स्टेट का है यानी लोएस्ट उसका है, तो ये कैसे डिसाइड होगा, शाई 111। और इसकी नेचुरली मैंने अभी आपको एनर्जी तो बता ही दी थी। और ये √8, और यदि ये वो है तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, L³ साइन n1 पाई x अपॉन, ये L1 L2 कर देते हैं, या L1, या इसको क्या कर दें, Q भी ले लीजिए सरल के लिए। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा n1 L इंटू साइन n2 पाई y अपॉन L इंटू साइन n3 पाई z अपॉन, ये हमारा जो है क्यूब के लिए वेव फंक्शन आ गया। तो अब देखिए, हम जो है वेव फंक्शन का इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं करना होगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 111 है, तो आपको मालूम है कि ये एक ऐसे वेव फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है जैसे मान लो हमारे 3 पार्टिकल्स हैं, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और एक z डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो नेचुरली यहाँ पर हमें जब x बराबर L/2 होगा तो मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर y जब y/2 के होगा तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। और जब यहाँ पर जो है जब z जो है L/2 के होगा तो हमको मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब हमको सेंटर में मैक्सिमम मिलेगा। तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं इसे, ये जो है
ये जो है हम दिखा सकते हैं। तो हमारा क्या होगा कि सेंटर में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जो है ज़्यादा होगी, और फिर जो है धीरे 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 जो है टुवर्ड्स जब हम आउटसाइड जाएंगे तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी हमें अच्छा डायग्राम देती है। कॉन्टूर्स वगैरह का थोड़ा सा आइडिया आप देख लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी जब हम देखते हैं तो हमारा जो है सेंटर में हमको सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है, और जैसे जैसे आउटसाइड जाते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है। मान लीजिए हम इनमें से कोई भी वेव फंक्शन कर दें 1 to 1 बंद कर दें, तो ये वेव फंक्शन हमारा कैसा होगा कि y एक्सिस पर हमको L/2 पर क्या होगा, मिनिमा मिल जाएगा। जैसे कल देखा था वेव फंक्शन जब n बराबर 2 था और psi2 से दिखा रहे थे, तो हमारे psi2 के केस में क्या था, L/2 पर हमको एक नोड मिली थी। इसमें हमको कहीं नोड नहीं मिली 1 1 1 1, लेकिन 1 to 1 में हमको एक नोड मिलेगी। तो नोड के लिए देखिए क्या होगा, हमारा जो है एक्स जेड प्लेन में हमको नोड मिलेगी। हमारा जो है ये तो हमारा क्या है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, ये है। ठीक है। अब मान लीजिए हमने ये 1 2 यानी y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड नंबर का, वहां पे हमारा क्वांटम नंबर कितना हो गया, 2। यहाँ पर क्वांटम नंबर 2 हो गया है। तो देखिए हम ये जो है ये इस तरीके से यदि हम करें तो ये जो है हमारा इस तरीके से जो है हमको मिलेगा। और नेचुरली हमारा कैसा होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो इस तरफ जो है हम यदि पॉजिटिव से दिखाएं और इस तरफ जो है हम नेगेटिव से दिखाएं, तो इस तरीके से हमको जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वो मिलेगा। और देखिए ये किससे मिलता जुलता है, हमारी पी ऑर्बिटल्स भी कुछ इस तरीके से होती है। तो हम जो है इस तरीके से पार्टिकुलर 3 डायमेंशन में हम काफ़ी कुछ जो है रिजेंबल करके हम जो है डिस्कस कर सकते हैं अपने एटम और मॉलिक्यूल को। तो ये सब आपका दिस इज ऑल अबाउट 3 डायमेंशनल particle in 3 dimensional box. Thank you.